डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना। हम बात कर रहे थे ह्यूमन राइट, मानवाधिकार क्या होते हैं। मानवाधिकार और मौलिक अधिकार क्या एक ही हैं या अलग अलग हैं। मानवाधिकार मौलिक अधिकारों की प्राप्ति का माध्यम होते हैं। अ, अब हम बात करते हैं मानवाधिकार आयोग के बारे में। आपके सिलेबस में है मानवाधिकार की आयोग की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कैसे बना। पिछले टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसके ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के सेक्शन 3 के अनुसार मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है जो काम न्यायपालिका में काम कर रहा अनुभवी न्यायाधीश होता है। आयोग में 4 पूर्ण सदस्य और 2 समकक्ष सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इसके समकक्ष सदस्यों में माने जाते हैं। मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी हुई एक समिति देती है। सदस्यों को दूसरे कार्यकाल की भी छूट मिली हुई होती है। आयोग में एक महासचिव होता है। आयोग के पास अपना कार्यालय और कर्मचारी होते हैं। आयोग में वर्तमान में महासचिव, महानिदेशक और रजिस्ट्रार काम कर रहे हैं। आयोग के कार्य इस प्रकार हैं। आयोग इन शिकायतों को देखता है या जांच करता है अगर मानवाधिकारों का कहीं उल्लंघन हुआ है या उल्लंघन की संभावना है तो इस उल्लंघन को रोकने के लिए किसी सार्वजनिक कर्मचारी ने कोई लापरवाही बरती है तो मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में किसी अदालत में कोई केस चल रहा है तो साथ ही आयोग राज्य सरकार को सूचना देकर किसी भी जेल अथवा किसी ऐसे संस्था का दौरा कर सकता है जहां लोगों को संरक्षण के लिए रखा गया है। मानवाधिकारों को संरक्षण के लिए संविधान के अंदर जो भी प्रावधान बनाए गए हैं उनकी समीक्षा करता है। साथ ही आयोग आतंकवाद सहित ऐसे सभी कारणों की समीक्षा करता है जो अधिकारों के प्रयोग में रुकावट होते हैं। मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में जो सरकारी या स्वैच्छिक संगठन काम कर रहे हैं उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। साथ ही वो ऐसे सारे काम करता है जो मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। समाज के अलग अलग वर्गों में मीडिया, सेमिनार और प्रकाशन के माध्यम से उन्हें मानवाधिकारों के बारे में बताता है और उनमें जागरूकता पैदा करता है। मानवाधिकारों से संबंधित जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते हुए हैं उनका अध्ययन करता है और उनको प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए इसकी सिफारिशें आयोग द्वारा की जाती हैं। साथ ही मानवाधिकार आयोग को कुछ शक्तियां भी प्राप्त हैं। ये शक्तियां आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत मिलती है। ये शक्तियाँ इस प्रकार है। आयोग के द्वारा गवाहों को बुलावा भेजना, उनकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाया जाता है। किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। किसी भी अदालत से किसी भी रिकॉर्ड की कॉपी मंगवा सकता है। दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन नियुक्त कर सकता है। कोई भी मामला जो उसके सामने लाया जाए। मानवाधिकारों के उल्लंघनों की जांच के लिए आयोग के पास खुद का दल है। साथ ही अधिनियम के तहत आयोग को यह अधिकार भी है कि वे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी जांच एजेंसी की सेवाओं को भी अपने काम में ला सकता है। यानी इन लोगों की सलाह से भी वो मामले की जांच कर सकता है। ये तो हो गया स्टूडेंट्स, आयोग का संगठन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके कार्य क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या है। अब इसका प्रोसेस क्या है मानवाधिकार आयोग का, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आयोग के पास अपने सदस्यों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, साथ ही उन्हें विधायी गारंटी देना
इस सब का अधिकार होता है। आयोग को अपने मामलों में वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होती है। अगर मामला सेना द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन का है और आयोग के सामने कोई याचिका आती है तो वो केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग चाहे तो शिकायत को उचित समझे तो रफा दफा कर सकता है या फिर सरकार को सुझाव दे सकता है। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार को आयोग की सिफारिशों के बारे में की गई कार्रवाई के संबंध में 3 महीने के अंदर अंदर जानकारी देनी होगी। साथ ही आयोग अपनी सिफारिशें और उसके बारे में केंद्र सरकार की कार्रवाई का एक ब्यौरा रखेगा। इस प्रकार की फिर एक कॉपी जिस आदमी ने रिपोर्ट की है उस व्यक्ति को भी इसकी एक कॉपी दी जाएगी। आयोग के द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की जांच करते समय यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी संगठन या किसी प्राधिकरण से वो कोई भी रिपोर्ट या जानकारी मांग सकता है। अगर आयोग को चाहे गए समय में सूचना नहीं मिलती तो वो खुद जांच शुरू कर सकता है और अगर उसे सूचना मिल जाती है और वो संतुष्ट हो जाता है कि आगे जांच नहीं करनी चाहिए तो वो फिर आगे जांच नहीं कर सकता। लेकिन कई बार आयोग जांच पूरी होने पर कुछ कदम उठा सकता है। वो कदम ये है, अगर आयोग को मानवाधिकारों के उल्लंघन में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई लापरवाही बरती गई और ये पता चलता है तो वो संबंधित सरकार अथवा दोषी पक्ष के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए या कोई भी दूसरी कार्रवाई करने का सुझाव दे सकता है। आयोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है कि वो निर्देश जारी करें। आयोग संबंधित सरकार या व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वो पीड़ित व्यक्ति के परिवार को सहायता प्रदान करें। आयोग के द्वारा आयोग में जिस व्यक्ति की भी समस्या है उसके अधिकारों के उल्लंघन के बारे में वो अपनी शिकायत हिंदी में, अंग्रेजी में या संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भाषा में दर्ज करवा सकता है। शिकायतकर्ता को पूरा भरोसा होना चाहिए अपने आप पर और उसकी शिकायत का उससे कोई फीस नहीं ली जाती। कई बार आयोग आवश्यकता अनुसार आरोपों के समर्थन में शपथ पत्र मांग सकता है। साथ ही आयोग टेलीफोन पर भी शिकायतें सुन सकता है। लेकिन कुछ ऐसी शिकायतें भी हैं जो आयोग के द्वारा नहीं सुनी जाएंगी और वो शिकायतें हैं, ऐसी शिकायतें जो एक साल से पहले घटित हुई हो या जिसके बारे में कोर्ट में कोई केस चल रहा हो या शिकायतें अस्पष्ट हो या वो हल्के विषयों से संबंधित हो या आयोग के क्षेत्र से बाहर हो या फिर शिकायतें सेना संबंधी मामलों से संबंधित है। इस मामले में वो फिर शिकायतें कई बार नहीं सुनता। आयोग की सिफारिशों के बारे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार को सामान्य व्यक्ति के बारे में 1 साल के अंदर और सशस्त्र सेना के मामले में 3 महीने के अंदर अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एक वैधानिक संस्था है लेकिन फिर भी इसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है और ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2 सदस्यों को न्यायिक क्षेत्र से और 1 महिला सहित 3 सदस्यों को गैर न्यायिक क्षेत्र से इसमें अपॉइंट किया जाना चाहिए। आयोग की सिफारिश समय पर निपटाई जानी चाहिए। अर्धसैन्य बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले को आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार आयोग से जो भी सुझाव मिलते हैं उसके बारे में उन्होंने क्या कार्रवाई की है 3 महीने के अंदर अंदर आयोग को इन्फॉर्म करें। साथ ही केंद्र और राज्य स्तर पर इनकी सरकार की अनुमति के बिना वो जेलों में निरीक्षण करने का उसे अधिकार होना चाहिए। मानवाधिकार आयोग को अपने पसंद के कर्मचारियों को चुनने का अधिकार होना चाहिए ताकि मानवाधिकार आयोग प्रभावी तरीके से कार्य कर सके और अपनी सार्थक भूमिका
व्यक्ति के समग्र विकास में निभा सके, क्योंकि उसका तो उद्देश्य ही है व्यक्ति को सुखी, सभ्य और सम्मानित जीवन देना। और ये तभी संभव होगा जब मानवाधिकार आयोग को अपने कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होगी।